नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब इस स्टूडियो में मौजूद हैं तो आज हम बात करेंगे आज की भी और आज से जुड़े हुए कल की भी बात करेंगे। हम दोनों बातें करेंगे। सवाल यह कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि पाकिस्तान में एक सियासत और मईशत हमेशा जो है वो नाजुक दौर से गुजरती है। गुज़श्ता 78 बरस से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। पता नहीं ये नाजुक दौर कब खत्म होगा, लेकिन बात यही है कि हर दौर के अंदर एक नए इश्यूज होते हैं, एक नए मसाइल होते हैं, एक नए मसाइब होते हैं। अब बात यह है कि आजकल जो है वो बीच में मईशत पे तो कुछ तवज्जो ज़्यादा थी कि प्राइम मिनिस्टर्स जो है मुख्तलिफ ममालिक में सेंट्रल एशियाज में जा रहे थे, वहाँ जाके जो है वो लोगों से तिजारत की बातें कर रहे थे। अफगान ट्रांजिट रेट बंद हो गया तो तिजारत जो है मुंजमद होकर रह गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इस पर बात हुई थी। लेकिन अचानक उसके बाद DG ISPR साहब आए और उन्होंने गुफ्तगू की। उससे ये अंदाज़ा हो गया था कि मुल्क में जो सियासत के जो पारा है वो गर्म होगा, और वही हुआ। ठीक उसके 2 दिन के बाद जो है वो साबिक DG ISI और DG CB फैज़ हमीद साहब को 14 साल की कैद बामुशक्कत हो गई। अब वो इशू इतना ज्यादा है कि आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लें या टीवी शोज में के टॉक शोज में देख लें, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देख लें, हर प्रोग्राम के अंदर आपको इस वक्त जो टॉपिक नजर आएगा वो उनकी 14 साल मुशक्कत जो सजा हुई है उस पर। लेकिन बात ये होती है कि क्या हमारे पास और कोई मौजू नहीं है? हमारे पास इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। इस शहर कराची को ही ले लें। आज शहर कराची में यह सूरत हाल है कि आज बरोज हफ्ते के दिन 13 दिसंबर को शहर में जो ट्रैफिक का सूरत हाल है वो सूरत हाल इतनी ज्यादा गंभीर है कि हमारे मेहमानों को आने में तकलीफ हुई, बल्कि अभी एक मेहमान अभी तक पहुंचे भी नहीं है और वो भी रास्ते में। तो सवाल ही पैदा होता है कि इश्यूज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो सियासत में इश्यूज नजर आ रहा है वो फैज़ हमीद। लेकिन बहरहाल आवाम सुनना भी चाहती है, आवाम ये भी देखना चाहती है कि फैज़ हमीद को सजा तो हो गई, और ये पाकिस्तान की तारीख में 78 साल में पहली दफा हुआ कि किसी बासर शख्सियत और हसास नौयत के पोस्ट पे नामजद शख्सियत जो थी उनको सजा हुई। अब कहा जा रहा है कि जनाब सियासतदानों में भी कुछ लोग जो है गिरफ्त में आएंगे, अदलिया से भी कुछ लोग गिरफ्त में आएंगे, ब्यूरोक्रेट से भी कुछ लोग गिरफ्त में आएंगे। हर दौर के अंदर सियासत जो है, सियासी जो जमात के जो लीडरान होते हैं वो कुर्बानी का बकरा होते हैं। यानी कि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन उसमें सियासी लीडरान के कुछ ना कुछ नाम आते हैं और वो फिर वो अपनी सजा तो नहीं होती, लेकिन ये है कि वो अदालती कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ जगह भागते रहते हैं। यही वो सूरत हाल है। ये अब आज की बात है कि आज सबसे बड़ा मौजू जो है वो यही मौजू है, और एक अफगानिस्तान की दहशतगर्दी। ये 2 चीजें सबसे बड़ी मौजू है। आज हम इसी पे बात करेंगे, और मेरे साथ जिन मेहमानों ने आज मुझे इस स्टूडियो में आए हैं और उन्होंने मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज मेरे मेहमान जो पहले मेहमान है कि मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब हैं, जो कि MNA हैं MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हैं, और साथ साथ ये चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्रीज के। थैंक यू हफीज भाई, आप मेरे प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फरहान जावेद मेमन साहब। ये एडवोकेट हैं और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और ये आज PTI का जो भी इल्जाम है उसको दिफा भी करेंगे। तो ये 2 मेहमान, अब तीसरे मेहमान आते हैं तो मैं आपसे उनका भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन वो भी रास्ते में ही है। बहरहाल हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हफीज साहब, इस जो सूरत हाल है एक बहुत ही, मैं तो आपको ये देखता हूं कि मुस्लिम लीग नून, PTI, फिर उसके बाद अब मुत्तहदा, आप तो मर के वो वाले सियासतदान कि आपने, वो कहते हैं कि हर नल का पानी चखा हुआ है आपने, हर जगह के आपने सियासत देखी हुई। आपके अपनी जो सियासी बसीरत है उसके पास से बताएं कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का इस सियासी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्तकबिल के बारे में कोई लंबी चौड़ी प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं कि पेवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गम्माज़ है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस रास्ते पे चल रहा है वो तरक्की का ही रास्ता है। उस रास्ते के अंदर मुश्किलात बहुत आ रही हैं, इससे कोई मतलब वो नहीं है इख्तलाफ कि मुश्किलात बहुत हैं और हम बड़े मसाइल से गुजर रहे हैं। नहीं, मसाइल से तो गुजर रहे हैं, लेकिन बात यह कि आप मुश्किलात हैं, पाकिस्तान आप उम्मीद रखते हैं, उम्मीद तो हम भी रख रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे कि बहरहाल हम खित्ते में एशियन टाइगर बन जाए, ये जो हमारा ख्वाब भी है। लेकिन बात यह है हफीज भाई कि 78 बरस हो गए
और इस 78 बरस के अंदर हम जो है वो बिल्कुल भी अभी भी हम कोशिशें कर रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, अमली इक़दाम नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। हाँ, इसमें आप देखें कि हम दुनिया की एक मुस्तहकम क़ुव्वत बन गए। हम मुस्लिम दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं और उनकी जो वो थे अहदाफ थे, उसमें सबसे बड़ा अहदाफ कि मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत हम बन गए। इसके बाद आप आइए कि हम पाकिस्तान की जो आज जियो पॉलिटिकल अहमियत है, उसके ऊपर कोई दो लफ्ज़ नहीं है दुनिया भर में। असल में इकनॉमी हमारी बहुत अप एंड डाउन होती रही है। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ यही रहा है कि इकनॉमिक अप एंड डाउन हुआ। फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ कि बार बार हम पे गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने ताला आजमाई भी की और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान मुस्तकिल मसाइल से गुजरता रहा। बिल्कुल सही कह रहा है। और मैं ये समझता हूँ इन मसाइल को भी अवामी क़ुव्वत और ताकत ने इसको पूरी तरीके से गिरफ्त में लिया। और आज की कैफियत यह है कि आप देखिए हमारे सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनको इंटरनेशनली रिकग्निशन हर ऐसे फोरम से मिला कि जिसकी पाकिस्तान ने माजी में कभी भी नहीं हुई, कभी उम्मीद नहीं रखी बिल्कुल थी। सही कह रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज की ये पजीराई और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान को जो हजीमत उठानी पड़ी इस सारी सूरत हाल के अंदर, मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव रास्ते पे है। आज पाकिस्तान एक सही रास्ते पे चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रास्ते के अंदर और तेजी आएगी। लेकिन एक बात है कि आप ये देखें कि सियासी हुकूमतें जो है हमेशा हैं, ठीक है, कि डिफॉल्ट का आया, फिर उसके बाद जो है हुकूमतों ने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह बहरान से निकल आए, IMF से आपका कर्जा अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आपका उरूज उस वक्त आया जब बयान मरसूस मुआरका हक जो 9 मई का हुआ, उसमें जो 4-5 दिन की जो आपकी अपनी जो अफवाजें, बहादुर अफवाज ने जो कार्रवाई की, मैं समझता हूँ वो है टर्निंग पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। लेकिन सियासी जमातों ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। आप ये देखें कि आप सियासी जमातों को मौलिद इल्जाम न ठहराएं जनाब। अगर आप हमसे बहस करना चाहते हैं नहीं, तो ये अलग बात है। मैं तो आज आपके व्यूज सुनना चाहता हूं। देखिए, सियासी जमातों ने, मैं समझता हूं कि पूरी कोशिश की है। इल्ला ये कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कोशिश नहीं की उनको मसाइल का शिकार होना पड़ा तमाम। मैं समझता हूं कि देखें, ये इस रीजन की पॉलिटिक्स की वो है। आप बताइए, पीपल्स पार्टी मतलब उसका चेयरमैन को शहादत उठानी पड़ी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की खुद की भी मतलब मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से आप दूसरी जमातों में भी आ जाएं, इवन मुस्लिम लीग में आ जाएं, उन्होंने मतलब पूरी जद्दोजहद की एक दास्तान है इसमें। इससे आगे आप बढ़ें तो MQM की कोई कम जद्दोजहद नहीं है, मानता हूं। इसके अंदर भी MQM की बड़ी अमीक जद्दोजहद है। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कुर्बानियां दी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह कुर्बानियों के रास्ते से गुजर रही हैं और यही उनके लिए मैं समझता हूं कि इम्तिहान है कि वो पूरी तरीके से इस पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी ये कि इस बात को तो आप तस्लीम करें, आप सीनियर आदमी हैं, बहरहाल हमने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, आप हमारे उस्तादों में से हैं। लेकिन ये बात तय है कि बयान मरसूस मुआरका हक के बाद आपके जो पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। देखिए, सऊदी अरब, UAE, चाइना, फला 3 कंट्री $1 अरब के लिए आपको उन्होंने नाकों से लकीरें खिंचवाई। आज वही सऊदी अरब आपके साथ दफाई मुआहदा करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह है ना कि दुनिया में ताकत की मतलब ये पजीराई है, और ताकत ना हो तो किसी के पास तो वो है। आप भले इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हमेशा आपके पास एक तनकीद रही कि जहादी आके कब्जा कर लेंगे, सियासी जमातें कमजोर हैं, जिसकी वजह से अमेरिका मुदाखलत करता रहा, यूरोप मुदाखलत करता रहा। बहरहाल फरहान मेमन साहब आजकल PTI कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुई, जो कि मैं समझता हूं मेरा प्रजाति रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आप पीपल्स पार्टी देख लें, इन्होंने मतलब कि इतना ज्यादा जो है वो एग्रेसिव रवैया अख्तियार नहीं किया अपने मतलब कि
जब भी उन पर मुश्किलात आई, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, वजह क्या है? और आप तो माशाल्लाह वकील भी हैं। बिलाल साहब, जैसे हम हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, तो कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जिसने मज़ाहमत ना की हो, जिसने एहतिजाज ना किया हो। किया है? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शामिल है। इसमें MQM भी शामिल है, इसमें MLN भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट वाला वाक़या आपको याद होगा, हम सबके सामने है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। सर, इस मुल्क का जो वाहिद हल है ना, वो है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इदारों को अपने हुदूद में रह के, आइनी हुदूद में रह के काम करना होगा, अमन कायम करना होगा, बैठ के टेबल टॉक, जो इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का विजन है कि हमें हर बात बैठ के हल करनी है। लेकिन अभी तो नहीं बंदूक, गोली, अभी तो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम तो फौजियों से करेंगे। अभी ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि वो फौजियों से करेंगे। देखिए, अगर उन्होंने करना होता तो अभी तक वो बाहर होते। उनका बयान है, मेरे ख्याल में मुत्तहदा कौमी मंडल ने इनको मशवरा दिया है कि भाई थोड़ा सा एग्रेसिव ना हो और आप मुज़ाकरात करें। हुकूमत भी आपको मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ ने आपको कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा है कि जना मुज़ाकरात के अंदर मुज़ाकरात अगर इस बुनियाद पे होंगे कि बाहर आके आपने फिर से कोई अमेंडमेंट करनी है और उसमें आपने जो है जिंदगी भर के लिए किसी को इस्तिस्ना देना है, तो वो चीज तो एग्री नहीं करेंगे ना, जाहिर सी बात है। खान साहब देखिए, आप लोगों ने दिया ना, असेंबली ने दिया ना सर, असेंबली ने दिया। हम तो अपोज कर रहे हैं उसको कि ये अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, हम आप तो अगर अपोज नहीं करते, आप अगर मुखालिफ नहीं होते तो आप भी उसकी हिमायत करते। हम हिमायत क्यों करते हैं? हम तो है मुखालिफ, हम हिमायत क्यों करते हैं? ये तो आपकी प्रेडिक्शन है ना, हम इस पे तो एग्री नहीं करते। एक्सटेंशंस दिए हैं। हां, वही मैं कह रहा हूं ना, मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूं। देखिए, जिंदगी भर के लिए इस्तिस्ना जो है, इतना पता है हमें कि अगर आपकी मुखालफत नहीं होती ना उनसे, एस्टैब्लिशमेंट से, तो आप भी देते हिमायत में वोट। ऐसी आपकी प्रेडिक्शन है, लेकिन आज की तारीख में हम ऐसा नहीं करते। तो एक्सेशन क्यों दिया था बाजवा को? उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त जरूरत, देखिए उस वक्त की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? जो जनरल आके कहता है कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, उन्हीं वसाइल पे फील्ड मार्शल ने आपको इंडिया को मतलब ये कि शिकस्त दी ना, उन्हीं वसाइल पे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो साबिक चीफ थे उनका और इनका मुआवजा कर रहे हैं आपके, ये जो बेहतर है वो मुआवजा नहीं कर रहे। सियासत में एक्सटेंशन सियासी पार्टी देती है। एग्जैक्टली। बल्कि मुझे याद अच्छी तरह का आपने ये भी सुनी होगी कि डीजी ISPR जो साबका थे, उन्होंने आके, बल्कि नवेद अंजुम जो कि डीजी आए थे, उन्होंने कहा था, वो तो इमरान खान ने कहा था कि ताहयात ले लो एक्सटेंशन। ऐसा कोई रिटर्न में मुझे दिखाए ना, कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। उनकी रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उनका तो ये भी कहना है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं ना कहने की सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने ये भी सुनी है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। उसी के बाद जमात पर जब भी बुरा वक्त आता है वो आवाज उधर ही देते हैं। उसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पूरी की पूरी मुकम्मल जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ बताया था कि मैं आगे बढ़ूं जी। इस वक्त आपका अपना, जबकि फैज अहमद साहब को 14 साल की सजा हो गई जी, उसके बाद कहा जा रहा है PTI पे पाबंदी लगने का इम्कान है। आपका KP का सूबा बहुत एग्रेसिव हो रहा है। सोहेल अफरीदी साहब, उन पर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया जो फौज के खिलाफ बात की थी। तो अब क्या है हिकमत-ए-अमली क्या है आप लोगों? देखें, एक एग्जीक्यूटिव सीट पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर है जी, बिल्कुल, वो जमहूरी अमल के थ्रू आए, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर है जी। उनका बयान, वो जो अपना अमल करते हैं वो एक जमहूरी अमल है। उनको रोकने वाले कौन इदारे में एक जमहूरी आईनी हक तो रखते हैं, लेकिन गैर कानूनी, गैर जमहूरी तरीके से उनको खामोश नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो आवाम की आवाज है वहां की। बेशक इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अच्छा, जहां तक आपका फैज हमीद साहब के हवाले से सवाल है, तो ये देखें, ये इदारे का इंटरनल मैटर है। अगर किसी को उन्होंने सजा दी है या किसी का ट्रायल चल रहा है तो वो उनके इदारे का अपना इंटरनल मैटर है। प्रेडिक्शन ये है कि उनके बाद जो है आपकी बानी का नंबर है। तो हमारे साथ तो हो रहा है ना, जो हो रहा है वो प्रेडिक्शन क्या है, वो तो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। जो जुल्म, जो बर्बरियत जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है। तो आपने मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के साथ भी किया? सर, नवाज शरीफ के साथ हमने नहीं किया। नवाज शरीफ के साथ तो जुडिशल, सर, सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। पनामा से आप लोग ना वकील है ना, पनामा से केस शुरू किया, अकामा पे लाके खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया ना, कोर्ट से हुआ ना, एक आईनी तरीके से हुआ। एक जमहूरी और आईनी तरीके से हुआ ना, कोर्ट के थ्रू हुआ ना। हमने तो कोई उठा के नहीं फेंक दिया किसी को बाहर, या किसी को हमने अमेंडमेंट करके आइन के अंदर जो है वो। अल्ताफ हुसैन साहब से, मुत्तहदा से सख्त किस्म की मुखासमत, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें की जा रही है, जब आप जीत के आए कराची में आपने उनको तहरीर बना लिया। तो हमने अवाम के फैसले की इज्जत की ना सर। अवाम के फैसले से आया हुआ एक सीट वाला बंदा भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब बात ये है ना कि मैं क्या बोलूं आपसे कि बात सिंपल से ये है कि मैंने इंजन किया
18 के इलेक्शन में मैं भी फील्ड में ही था जी। और मैंने देखा कि 2000 आप 45-47 की बात करते हो ना, फॉर्म 45, 47। जी जी बिल्कुल। आप लोग हमेशा 2024 को याद करते हो, आप 2018 को याद नहीं करते। 2018 में भी हमें अगर 2/3 मेजोरिटी मिलती है, अगर हमारे साथ हाथ में हो जाए हम तो ये भी कहते हैं, हम तो ये कहते हैं 2013 में भी हम जीते हुए थे। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका हक है जी, आपका हक है कि आप ये कहेंगे ये गलत है, ये सही जी, है। जी, मैं नहीं बोल रहा, अवाम भी जो भी कहे, लेकिन बात सिंपल सही है कि 2024 को आप लोग याद करते हो 45, 47, 2018 को क्यों याद करते हो? 47 एक रियलिटी है, दुनिया मान रही है इस चीज को। आरटीसी बंद हो गई, आप उसको आरटीसी कहते, आरटीसी ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया। 18 में क्या हुआ? 18 में हम जीते हुए थे और 2/3 मेजोरिटी में थे। उन्होंने हमें अगर नहीं करते इंटरवेंशन, इसका मतलब है आपको तुरंत मॉनिटरी उन्होंने नहीं दी ना, हमें मॉनिटरिंग नहीं, हमें तो मतलब हमारे वोट्स। इमरान खान ने आज तक अपने दौरे हुकूमत 3.5 साल में कभी ये बात नहीं की कि हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली, हमें दिया नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम मेजोरिटी में आए, उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन बात हुई एक जेयू फेर, मौलाना फजलुर रहमान, सारी हुकूमत के दरमियान आप लोग उनके खिलाफ बातें करते रहे। आज जब आपके पास बुरा वक्त आया, आप उनके घर पहुंच गए, पहुंचे नहीं पहुंचे? अब वो जुमला मैं बोलना नहीं चाह रहा वो जुमला। मौलाना फजलुर रहमान साहब वाहिद इस वक्त वो शख्सियत हैं जो इस वक्त जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त। और वो ये बात नहीं कर रहे, वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो इस वक्त जो है वो इस वक्त जमहूरी कुव्वत और इस वक्त जो है इमरान खान को वो मान रहे हैं कि इनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। 3.5 साल तक नहीं हुई बर्बरियत उनके साथ, जो असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर जुमला अदा किया करते थे हाँ, वो नहीं हुई। बिलावल भुट्टो के खिलाफ ये चोर वो चोर वो चोर, हाथ तक नहीं मिलाते थे भाई। आज कहां खड़े हो सर? वो तो सारी दुनिया को पता है ना, इसमें कोई इमरान खान की तो अपनी वो नहीं है, इसलिए तो अवाम का फैसला था, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया था और इमरान खान को इलेक्ट किया था। आज वो दौर है कि उस दौर की इनकी कारकर्दगी पे सर इंडिया तक मूवी बना के हमें बदनाम कर रहा है और हंस रहा है। आपके सवाल में ही जवाब है कि इसका मतलब है कि 2018 में अवाम ने रिजेक्ट किया, आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, तो 2024 में आम आपको रिजेक्ट कर दिया। 2024 का तो रिकॉर्ड मौजूद है सर, फॉर्म 47 का, पूरी दुनिया यूरोपियन और जो है उसमें रिपोर्ट्स मौजूद है, अखबारात इंटरनेशनल अखबारात में मौजूद है। इंटरनेशनल अखबारात जो है ना वो 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी सीरियस उनकी फाइंडिंग्स है। ओके, और बल्कि बहुत ज्यादा तहफुजात है। अच्छा नाज़रीन, मैं चूंकि अभी थोड़े से वक्फे में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूंगा कि वक्फे से के दरमियानी में हमारे तीसरे मेहमान जनाब मीर अब्दुल समद बरूही साहब, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो भी तशरीफ ले आए हैं और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PS 97 ईस्ट कराची की भी। थैंक यू मीर अब्दुल समद बरूही साहब। और आज अभी जो खैर वो तो उनकी तो जान छूट गई फरहान साहब की, लेकिन अभी आपकी जान फंसनी है कि नाज़रीन आज ये कह रहे थे कि जनाब के ट्रैफिक इतना रश है, इस ट्रैफिक के रश की वजह से आज ये लेट पहुंचे। तो आज हम जब फिर से वापस आएंगे तो मैं अपने डायरेक्टर से भी कहूंगा कि वो थोड़ा सा फुटेज चलाएं जो ट्रैफिक जाम है, और रिपोर्टर्स को भी थोड़ा सा लाइन पे ले लें ताकि हम दिखाएं कि इनकी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आज पूरा कराची शहर के अंदर जो है ना ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन बात गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं, माजी की हाल की जो भी हुकूमतें हैं, उनके दरमियान के जो भी मसाइल है मुश्किलात है वो हर हुकूमत के साथ है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग के जो बानी थे हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनके पे भी मुसीबत आई कि कहा जाता है कि उनको जहर दिया गया या उनको कत्ल किया गया। तो ये पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि सियासी जमातें जो हैं वो मुश्किलात में शामिल हुई। लेकिन आज मेरे तीसरे मेहमान जनाब मीर अब्दुल समद बरूही साहब जो आए तो इन्होंने कहा कि जनाब ट्रैफिक बेइंतहा जाम है। तो मैं ज़रा वो नमूना दिखाना चाहता हूं कि आज कराची शहर का जो है सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज भाई, हफीज अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, बिल्कुल सही बताया आपको। मैं मानना है कि शहर कराची का ट्रैफिक आज जबकि हफ्ते का दिन है, सरकारी तातील होती है, फिर भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल शहर कराची पेश करता नजर आ रहा है। नहीं, मुझे ये बताइए कि वजूहात क्या है? देखिए शहर कराची के अंदर हम ये देखते हैं कि सड़कें टूटी फूटी, ये तो एक बात पुरानी हो गई, लेकिन ये रिवायत बन गई है। सड़कें हैं वाकई टूटी फूटी, बनने की बातें बनाने की बातें सब चेयरमैन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने मनपसंद जो वोटर्स हैं उन्हीं के इलाकों की सड़कें बना रहे हैं। शहर कराची की जो मरकजी शाहराह हैं अब भी टूट फूट का शिकार है। अगर तरक्याती कामों की बात करते हैं तो दुनिया भर में तरक्याती काम आवाम की सहूलत के लिए किए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है बाइस ज़हमत बन जाते हैं। अगर BRT का ये यूनिवर्सिटी रोड देखें तो मुसलसल जो है हम देखते हैं कि जो कि साल से जो है आवाम के लिए परेशानी का बायस बना है, मज़ीद इसमें इजाफा होता चला जा रहा है कि काम नहीं होता। कहीं कहीं देखते हैं हम चिंदी लगी है, उससे आगे हम देखते हैं कि खुदाई हो रही होती है, उससे आगे देखते हैं कि सड़क को जो सेंटर की जो सड़क है जहाँ रोड बनाया जा रहा है उसको मज़ीद जो है बढ़ा दिया जाता है पिलर लगाकर, और जो गुजरगाह होती है जो कि ट्रैफिक के चलने के लिए मज़ीद मुख्तसर हो जाती है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी रोड जो सड़कें बंद की जाती हैं, तो इंतजामिया जो पहले से आवाम को आगाह नहीं करती
कि ये रोड बंद है, आप यहाँ से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आज ही की मैं मिसाल दे दूं कि आज जो है जैसे कि नुमाइश चौरंगे पर एहतजाज धरने का जमात इस्लाम की जानिब से ऐलान किया गया, उसके साथ नुमाइश चौरंगी से टावर जाने वाली रोड को जो है बंद कर दिया गया था। सिर्फ ये कह दिया गया मुतबादिल रोड जो है सोल्जर बाजार होगा, लेकिन मुतबादिल रोड पर जनाब वाले ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल तो खड़े करें, वहाँ से ट्रैफिक की रवानी को जो है मुतबादिल रोड। ठीक है हफीज अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको ये दिखाना चाहते थे नाजरीन कि जो कराची शहर के अंदर जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं, जो सड़कें खुदी हुई हैं, उसका जिम्मेदार यकीनन पीपल्स पार्टी है, इसलिए कि मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के मेयर हैं। इसके अलावा ठीक है हमारे यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जमात इस्लामी का गलबा है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बाइकाट किया था, पीटीआई के भी कुछ लोग जो हैं वो टाउन चेयरमैन भी हैं और भी हैं। जी अब समद साहब, आपका गिला जो है ना बिल्कुल तस्लीम नहीं है, आपकी हुकूमत ने ये सारा कुछ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके और आपके इदारे का बेहद मशकूर कि आपने इस काबिल समझा और अपने इस प्राइम टाइम शो में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए टाइम दिया। देखिए बिलाल साहब, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कराची के अंदर बहुत सारे इशूज़ है, उसमें से एक इशू जो है वो ट्रैफिक का इशू भी अपनी जगह है। अगर उससे मैं यहाँ पर बैठकर आपके सामने एक पॉलिटिकल बात करूँ कि जी नहीं है तो ये गलत बात है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत की हैसियत से, एक तर्जुमान की हैसियत से जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किए इस शहर के लिए, उससे मज़ीद बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। कैसे? देखिए इस वक्त 4 साल से तो आपका ये बीआरटी का जो मंसूबा है वो मुकम्मल सर, देखिए बीआरटी के मंसूबे पर आप पूरा प्रोग्राम कर ले। मैं बीआरटी के जो इश्यूज़ हडल्स क्रिएट हुए हैं हमारे साथ, उसमें सबसे बड़ा हडल हमारे पास ये है कि बीआरटी जिस रूट पर काम चल रहा है, उस रूट में आपके 10 से 12 ऐसे इदारे हैं जो फेडरल के पास है, जिसमें आपके सुई सदरन के प्रॉब्लम्स है, हमारे पास लाइनों के प्रॉब्लम्स है, गैस के इश्यूज है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं, आपको मैं एक बात बता दूं, उसके बाद आप अपने जवाब कंटिन्यू रखिएगा। मुस्तफा कमाल का याद है? जी बिल्कुल याद है। दौर है 2005 की, बिल्कुल पूरा शहर खुदा हुआ था। बिल्कुल पूरा शहर खुदा हुआ था ना। देखिए अब एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो कहने का मतलब है कि खुदा हुआ था। उनका ये होता था कि जनाब वो अदारा अगर किसी की एनओसी है, पीटीसीएल है, वाटर बोर्ड है, के इलेक्ट्रिक है या कोई भी है, अगर उन्होंने 24 घंटे 48 घंटे के अंदर मसला हल नहीं किया ना, उन्होंने लाइनें उखाड़ देते थे। देखिए कहते थे कि पहले जरूरी है आवाम के लिए सहूलत। मुस्तफा कमाल साहब का दौर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा सिटी के एतबार से दौर था। हाँ। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब के दौर का जो लोकल गवर्नमेंट आइन था वो फेडरल से आया हुआ एक आइन था, जिसमें फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस भी सारे के सारे मुस्तफा साहब के अंडर काम करते थे। आज के मेयर के पास आपके ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आपका सुई गैस हमारे पास नहीं है, आपका पीडीसीएल हमारे पास नहीं है, मुस्तफा कमाल के पास नहीं था सर। फेडरल आपका उस वक्त का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था वो फेडरल एक्ट था, लिहाजा जो आपका मेयर था वो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन। 2013 का लोकल एक्ट कौन लेकर आया? आप लोग लेकर आए ना सर। अगर आप एक्ट की बात करेंगे ना, तो आप 18वीं तरमीम के बाद ओवरऑल सिस्टम आपके पास सूबे में आ गया ना। जब मामला सूबे में आ गया तो सूबे के मातहत काम करेगा। अब जो 13 का एक्ट है, हम समझते हैं कि उसके अंदर बेहतरी करने की जरूरत है। अभी आर्टिकल 140A की जैसे मुतालबा करते हैं हफीज साहब यहाँ बैठे हुए, मैं एज ए पॉलिटिकल कारकुन समझता हूँ कि आर्टिकल 140A का नफाज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं एक जमहूरी कारकुन हूँ, मैं समझता हूँ कि जब तक चीज़ें आप नीचे लेकर नहीं आओगे उस वक्त तक बेहतरी नहीं हो सकती। रही बात आज कराची के ये रस्तों के खुदने की, तो वो चीज़ आप अच्छा करने की कोशिश करते हो तो उसमें तकलीफें ज़रूर होती हैं। बीआरटी में ज़रूर लेट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इनकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस टाइम पीरियड पे उसको मुकम्मल होना चाहिए था वो नहीं हो सकता है। उसके पीछे बहुत सारे हडल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने, अगर आप उसका पूरा प्रोग्राम कर ले तो हम बीआरटी पर प्रोग्राम कर सकते हैं। बच्चे को पता है कि K4 क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है और ये बीआरटी का क्या हुआ, बच्चे को पता। आप तो लोग सब्र करने लगे हैं, कोने खुदरे से कट कटा के वो चलते हैं। उसी देखें बीआरटी के चक्कर में बच्चा गटर में गिर गया, वही था ना नीपा चौरंगी पे। जी। तो कहने का मकसद नहीं मेरे भाई ये है कि वो बात चले छोड़े, वो आपके पीपल्स पार्टी की क्या कारनामे। मुझे ये बताओ कि इस वक्त सियासी सूरत हाल, जल्दी से बात कीजिएगा कि जो फैज़ हमीद साहब को 14 साल की कैद मोहम्मद शक्ति की सजा हुई, तो आप क्या समझते हैं कि क्या देखते हैं कि क्या आगे क्या मतलब कि मुस्तकबिल है? इसमें सोच रहे हैं कि बहुत सारे सियासी लीडरों को भी वो घेरना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक साबिक DG ISI के केस का ताल्लुक है तो मैं एज पोलिटिकल कारकुन ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसकी अगर आंखें बंद करके आप कहें कि मेरिट के बिना पर फैसला करता है, उसका नाम फ़ौज है। तो फैज़ हमीद उस फौज का एक छोटा सा अदना सा रुकन है। अगर उसने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, सीक्रेट एक्ट के बुनियाद पर उसके ऊपर सज़ा उनकी अदालत ने लगाई है, तो हम उस अदालत के साथ खड़े हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग उसको जोड़ रहे हैं कि जी इसका आगे जाके पॉलिटिकल पार्टियों से कनेक्शन होगा, अगर एक कसूर मैंने किया है जिसका मैं सदा भुगत रहा हूँ और मैं कल आपके खिलाफ खड़े होकर वादा माफ गवाह बन जाऊं कि जी ये गुनाह मैंने अकेले नहीं किया, बिलाल साहब भी मेरे साथ मुजरिम है, तो जाहिर सी बात है वो जब मुझ पर सजा लग रही है तो वो आपकी तरफ भी आएगा। बिल्कुल सही। तो जो जिनको डर है, खौफ है, तकलीफ है, परेशानी है कि शायद कल को फैज़ हमीद साहब का मामला हमारे लिए, कल तक जो फैज़ हमीद साहब को अपना सब कुछ मान रहे थे, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जो भी है 18वीं आईनी तरमीम को लेकर एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ी से तहफुजात हैं और मेरा ख्याल है मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ फौज के किसी किस्म का कोई तनाव है। और पीपल्स पार्टी ने बनाने का तनाव है ना भाई सर, देखें सूबे का है, केनाल्स का है सर। देखें आपने एहतजाज करके उनके केनाल का मंसूबा बेड़ा कर दिया। देखिए बात बताऊं आपको, एहतजाज करने का इस मुल्क के अंदर आपके आईन ने हर शहरी को हक दिया है, चाहे वो पीटीआई करती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी करती है, चाहे वो वकुला करते हैं, चाहे वो सहाफी करते हैं, सबको ये आईन ने इख्तियार दिया है। 6 दिन आपका हाईवे बंद रखा कि केनाल्स के मंसूबे को बंद करो। सर देखिए, एक सूबे के लोगों ने रखा, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आमिर वराइज साहब एक वकील है, कराची बार का प्रेसिडेंट था, उन्होंने भी एहतजाज किया, इसे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया। देखिए जहां तक बात जब सूबे के मामला की आती है, अगर पब्लिक ने उस पर एहतजाज करता है तो पीपल्स पार्टी अवाम का नुमाइंदा है, अवाम से वोट लेती है तो अवाम के साथ खड़ी होगी। जहां तक बात तनाव की है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, पीपल्स पार्टी की क़यादत अक्लमंद है, बाशऊर है। उनको जहां महसूस हुआ कि ये रियासत की चीज़ें ज़रूरत है, हमें मुल्क को मजबूत करना है। देखो हमारी सियासत बाद में है, पहले है रियासत। सियासत होती रहेगी अगर रियासत मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी कतई तौर पर रियासत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े मुश्किलात आए। 2008 में जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगा, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने खुद नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे। और दुनिया उसकी गवाह है, दुनिया उसकी बेटी से, मतलब चाहे वो मुत्तहिदा कौम में कोई भी पाकिस्तान। देखिए हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर पॉलिटिकल लीडर विजनरी हो, उसको चाहिए कि वो अपने वर्कर को सबसे पहले रियासत का वफादार बनाए। हमारी रियासत है तो हम सब है, हमारी सियासत है, हमारी जायदादें हैं, हमारे घर हैं। जहाँ रियासत की कमजोरी की बात हो गई, देखो अभी मैं जब पीटीआई की किसी सियासत से इख्तिलाफ रखता हूँ तो उसकी इख्तिलाफ से उसकी उस सियासत से इख्तिलाफ है जहाँ पे हम रियासत के मामला पे बात करते हैं। हमें किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी शख्स से हो सकता है, किसी शख्स के किरदार से हो सकता है, लेकिन उसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को कमजोर करें। पाकिस्तान के ऊपर जहां बात होगी तो पीपल्स पार्टी या उसके कारकुनान वर्कर सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, उसके बाद जो आइन ने सूबे को हुकूक दिए हैं, यहाँ के लोगों को हुकूक दिए, हम उसकी बात करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक होगा मैंने नारिन, उसके बाद ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो हाफिज साहब से बहुत ही माहिराना मशवरा हम लेंगे मुल्क के दीगर उमूर के हवाले से, खासतौर पर मईशत के हवाले से। साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और मेरे ख्याल है कि जो हमारी दोस्त ने मीर अब्दुल समद बरोही ने बात की या फरहान साहब ने बात की, यकीनी तौर पे इस बात से हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि एहतजाज का हक सबको है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि सियासत में मसाइल को हल ना करना, यानी कि आवाम को उलझा के रखो ताकि वो उनकी तरफ तवज्जो ना दें, और जब इलेक्शन का साल में 1 साल बाकी रह जाता है तो उसके बाद तमाम की तमाम जो है तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं। ये हमने गुज़श्ता 78 वर्षों में हमने यही देखा है। बहरहाल हफीज़ साहब आपकी तरफ आते हैं हम। आप माशाल्लाह चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री का तो बुरा हाल हो रहा हुआ है। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। हाँ। मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट पाकिस्तान और पर्टिकुलरली इन कराची जो बेस है वहाँ पर इंडस्ट्री तकरीबन बंद ही पड़ी हुई है। भाई अभी 50 फैक्ट्रियां बंद हो गई टेक्सटाइल की। मैं आपको यही बता रहा हूँ, तकरीबन बंद पड़ी हुई हैं। हाँ। क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्रियल एरिया से ही MNA हूँ और वहीं से MPA भी था मैं साइट एरिया से, साइट से। जी। और आज की कैफियत ये है कि देखें ये बात है 1992-93 की, जब यहाँ पर 21 लाख लेबर होती थी। बिल्कुल। आज 1-2 लाख लेबर नहीं है वहाँ पे, और पानी का वहाँ मसला है, बिजली का वहाँ मसला है। अब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को की जितनी हम तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं, वो पता नहीं क्या समझते हैं इस शहर को। ये शहर तो दूध देने वाली गाय है, इसी को तुम काट के खाना चाहते हो। अजीब तुम्हारा तमाशा है। अभी 5 अरब रुपए प्रोफेसर इकबाल हसन साहब देके गए मीर इकरामुल धारीजू साहब को आपके इंडस्ट्री की साइट एरिया की तरक्की के लिए। उसके बाद आपने देखा फिर मुझे पता है जनाब, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा वहाँ पे आया। अभी एहसन इकबाल साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी 5 अरब का ऐलान किया। मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था।
तय ये हुआ था। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत में भी पैसे मिलने हैं? हाँ, उस वक्त भी मिले हैं, मुझे सब पता है। मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त तय ये हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो सुपरवाइज करेगी काम को। आपको मैं बता रहा हूं, काम कुछ नहीं हो रहा वहां पे। सारा मेरा अपना अंदाजा है कि कागजों में हो रहा है या तनख्वाहों में दिया जा रहा है। वहां सबसे ज्यादा करप्ट जो है साइट लिमिटेड है। साइट लिमिटेड की बात कर रहा हूं, वहीं पे आए थे हसन इकबाल साहब, मैं मौजूद था जिन्होंने वहां। ऐलान किया था। और ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि उनका एहतसाब भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तो कराची की बात मैंने कर ली, मुल्क भर में भी हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, हाँ, ये कोई मामूली क्राइसिस नहीं है, टैरिफ का क्राइसिस है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मुल्क भर की इंडस्ट्री को, और दूसरी बात यह है कि एफबीआर का अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट। तीसरी बात यह है कि तकरीबन जो मल्टीनेशनल या बड़ी फर्म्स हैं उन पे 65% तक टैक्सेशन है। आप बताइए, दुनिया भर के अंदर टैक्सेशन की, बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। नहीं, आप उठा लें, आप इवन अफगानिस्तान को उठा लें, आपको पता है वहां पे इंडस्ट्री पे 1% टैक्स है। आप दुबई को उठा लें, वहां पे ओवरऑल तो वो 5% से ज्यादा टैक्स लगा ही नहीं सकते किसी भी चीज पे, और उसूली तौर पे सारी इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके से दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे पास सूरत हाल ये है कि हम असेंबलियों में और यहां पे तमाम चीख के मर गए, लेकिन हुकूमतों की कान पे जू नहीं रेंगती। तो ये कायमा कमेटी की जब नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे? नहीं, कायमा कमेटी की सुनवा रहे हैं हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ साइट के एरिया नहीं है, कोरंगी सेम साइट, सुपर हाईवे है सेम। मैं फिर फेडरल एरिया है, नॉर्थ कराची है। मैं कल सुबह भी काटी में था। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पूरा अंदाजा है इस बात का। अच्छा, ये असल किस्सा ये है कि पोर्टफोलियो तो प्रोविंशियल है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप बताइए, अगर बिजली हो तो पानी नहीं है, पानी हो तो बिजली नहीं। ये एक अजीब व गरीब कराची शहर के इश्यूज हैं, ये आम पब्लिक के भी हैं। आप पानी है ही नहीं, पानी है तो टैंकर के पास है जनाब, तो सर अभी तो माफिया के पास है। ये तो मुत्तहदा के दौर में भी थे टैंकर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि ऐसा सब कुछ होता रहा, लेकिन अब ये 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की नहीं एब्सोल्यूट। हाफिज साहब, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन ये टैंकर माफिया की बात आप करते हैं, तो ये तो टैंकर माफिया तो हर नहीं, उसकी बढ़ोतरी, हर हुकूमत जो है कराची में उन्होंने कभी खत्म नहीं किया। मैं सूबाई असेंबली में भी रह चुका हूं, मुझे मालूम है उसकी बढ़ोतरी किस दौर में हुई है। हाँ, समझे ना आप, उसके हाथ किस दौर में मतलब मजबूत हुए हैं। देखिए, वो तो उस दौर के अंदर जब टैंकर्स इसलिए उनको इजाजत दी गई थी कि जिन एरियाज में नलकों से पानी नहीं भेज, कच्ची आबादियां बन रही थी, और क्या होता आप बताइए, लोग क्या प्यासे मरते आज भी। लेकिन आज पानी अवेलेबल है, मैं कहता हूं। और आप कहते हैं कि हब डैम भर गया, हाँ, कलरी भरा हुआ है, हाँ, सारा कुछ है, फिर पानी क्यों नहीं है? आप यकीन करें कि हब डैम के करीबी इलाके जो पानी से महरूम है, नाजमाबाद देख लें, बफर जोन देख लें, बल्दिया देख लें, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं तो हुकूमत सिंध की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और मैं आपको बताऊं, ये सूरत हाल जो है ना, यहाँ पे बेरोज़गारी और बढ़ती हुई आबादी, ये सारी चीज़ें मिल के हमें मसाइल का शिकार कर रही हैं, हो चुके हैं, कर क्या रही हैं, बहुत हैवीली। और मेरा अपना जाती राय ये है कि कच्ची आबादियों ने सबसे ज्यादा मेरे ख्याल पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला उभारा है उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल आप बेबसी का इजहार तो नहीं कर रहे हैं ना? वो मैं आपसे कह रहा हूँ, बेबसी का कैसा इजहार करेंगे? हम तो फाइट कर रहे हैं असेंबलियों में, और हम समझते हैं हम सूबाई असेंबली में भी हमारे अरकान इस मसले पे सख्त एक्शन ले रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब में कोई ना कोई आपको सही सूरत हाल नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। जी फरहान साहब, आपकी हुकूमत में 3.5 साल के दौर में कराची में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कमिश्नर एक नाला अली जैदी साहब ने एक नाला साफ करवाया था, उसके अलावा तो, और उसके भी पैसे कहाँ गए पता नहीं, खैर चले, उसके मेरे पास सबूत नहीं है, इसमें कुछ नहीं मेरे पास, तो मैं तो उसको भुगत चुका हूँ। अच्छा, तो कह रहे उस वक्त भी एमकेएम थी और पीपल्स पार्टी, आपको पता है ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि कराची के अंदर जो हुक्मरान रहे हैं, जो मेयर तक जिनके रहे हैं, वो एमकेएम और पीपल्स पार्टी के रहे हैं और जमात इस्लामी के रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर तो कभी भी अभी कराची के अंदर नहीं आया। लेकिन जमात इस्लामी का मेयर नेमतुल्लाह खान, मुत्तहदा का मेयर मुस्तफा कमाल,
उनके पे आज तक कोई उंगली नहीं उठाता है, उन्होंने काम किया है। लेकिन जो भी इसमें अगर कोई मेयर के हवाले से काम होता है, इंतजामी बुनियाद पे काम होता है, तो उसका जवाब दे तो ये दो पार्टियां बनती हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने बात की, तो हमने कराची के लिए जो फंड्स उस वक्त की गवर्नमेंट के हिसाब से, अली ज़ैदी साहब ने, जैसे आपने कहा कि नाला साफ किया था, वो मिनिस्टर थे, वो खुद चल के जो है वो सड़क पे निकल के उन्होंने नहीं, खैर वो तो छोड़ो, वो एक ट्रेन बन गया ना, वफाकी वजीर दाखिला अंडरपास बनवा रहा है, हाँ, वफाकी वजीर दाखिला अस्पताल के दौरे कर रहा है, तो छोड़ दें, वो ट्रेंड है। वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कहना का वो नहीं। दूसरी बात, ये M9 बनाया आपने मोटरवे, ये मोटरवे आपके दौर में बनाया, मुराद सईद साहब ने बनवाया, ये मोटरवे आपने पंजाब में सरहद में तो वो मोटरवे बनाया, सुपर हाईवे को आपने मोटरवे का नाम दिया। आज मोटरवे जो है आपका सुपर हाईवे, ये मोटरवे, आप इसको क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत ने बनी। बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करूंगा कि जाहिर सी बात है कुछ चीजें उसी मोटरवे पे ये आ रहे हैं जो उस वक्त हम नहीं कर पाए। अभी साहब मोटरवे है ये, उस वक्त देखें इन चीज़ों, अभी उन चीज़ों पे अगर आप माजी में जाते हैं तो उस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी थी आगे जाके, लेकिन वो नहीं हो पाई। जो टाइम इनकी गवर्नमेंट्स को मिला वो हमें नहीं मिल पाया। हमें अगर प्रॉपर टाइम मिलता, हमें अगर आगे मौका दिया जाता तो हम भी वो करते। इस बात को तस्लीम करें, बीच में कोविड भी आ गया था, बीच में कोविड भी आ गया, ये तस्लीम करें कि फिलहाल इनके पास टाइम कम था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इनके पास टाइम भी था तो उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ये टाइम को और भी मिल सकता था, नहीं, इनके पास इनको टाइम और भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की। वो तो खैर सियासत हुई। खैर जी, मीर साहब, बड़े एलिगेशन है, आप लोगों को लग रहा है, जवाब तो दो यार। अभी फफी साहब ने जो बात की वो क्या कह रहे हैं कि ना आप लोग K4 को कंप्लीट कराना चाहते हो, ना आप टैंकर माफिया को काबू करना चाहते हो। आए दिन बच्चे मर रहे हैं, कल भी बच्चा हमारा। देखिए हफीज साहब मेरे बड़े हैं, मोहतरम हैं, अगर वो बात कोई करते हैं, आदमी है, लेकिन याद मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा एडमायर करता हूँ, मेरे बड़े हैं, इनका बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ और जहाँ पे भी रहे बड़ा एहतराम का रिश्ता इनके साथ रहा है। अगर वो कोई बात करते हैं तो जिस जगह पर वो आज बैठे हैं वो भी हमारे साथ पार्शियल पार्ट से गवर्नमेंट के, ठीक है। K4 मंसूबे का फेडरल गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आपस में शेयर होल्डिंग है, वो खुद स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो साबिका जमात है जिनके साथ PSP में इन्होंने शमूलियत किया था, वो उनके सरबराह उनके वज़ीर है, तो वो खुद एक वफाकी नुमाइंदा हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि जो वफाकी शेयर्स वहाँ रुके हुए हैं वो हफीजुद्दीन साहब जाकर वहाँ से हमें दिलाएंगे, इंशाल्लाह K4 पे हम मिल के काम करेंगे। जहाँ तक बात दूसरी है, हब केनाल का मंसूबा हमने अभी आपके सामने उसका इफ्तिताह किया, वो पुराना केनाल में सर देखिए कहाँ टूट गया, अभी उस पर आप कल चले तो पानी चल रहा है इसमें सर। अभी तस्लीम किसने नहीं किया, मसला ये है कि अगर कहें कि देखिए आपने नहीं बनाया ना, जिन्होंने ठेकेदार ने बनाया, जिन्होंने बनाया नहीं, आपके MPA जो है उसकी रिकॉर्डिंग है, मेरा सिर्फ 100 रुपए में 60 रुपए हम रिश्वत दे देते हैं, 40 रुपए में काम होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सोशल मीडिया पर बैठकर PTI के जो प्रोपेगेंडा माफिया की बातों पर प्रोग्राम करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ होगा सर। आपके क्योंकि वो आवाज है उसके अंदर सर नहीं टूटा था, और ये आ रहे हैं PTI सर, वो जो टूटने वाली बात है ना, वो आपके अली मादर शेख ने जाके माशा छोड़ा था कि भाई टूट गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कराची शहर के अंदर जो तरक्याती काम है, जैसे कि अभी उनका साइट एरिया में पानी का मसला है, सड़कों का मसला, साइट एरिया गया ना? जी बिल्कुल, कोरगी भी जाते होंगे, क्या हाल है साइट एरिया का? अभी सर मैं समझता हूँ बहरहाल सियासत करना चाहिए इस बात पे। जितने साइड को आज़ाद और जितने साइड के दोस्तों को मजबूत पीपल्स पार्टी ने अपने हुकूमत में किया, इससे पहले नहीं थे। क्यों? वो कैसे? वो ऐसे कि यही साइड एरिया था यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जलते थे, आज नहीं जलती हैं, जो है वो है ना। वो बल्दिया की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, ठीक है जी। जहाँ करोड़ रुपए का भत्ता लिया जाता था, आज नहीं लिया जाता। आज भी भत्ता लिया जा रहा है, कहाँ से लिया जाता है? आज भी पूरे शहर के अंदर भत्ते लिए जा रहे हैं, पर्चियां पहुंच रही हैं बिल्डर के पास। प्रोग्राम करें ना, आप प्रोग्राम करें, उन चीजों को हाईलाइट करें, कौन कर रहा है हम उस पर एक्शन कर लेंगे आपके साथ मिलकर। सबूत मैं दूं? सर आप एक बात कर रहे हैं, सिंध आपके अंडर में, रेंजर्स आपके अंडर में, AIG आपके अंडर में, सबूत मैं दूं? आप सबूत सूरत में दे कि आप कह रहे कि भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, मैं कहता हूं कि नहीं आ रही। आज खबर चली है बिल्डर था, उसको पत्ते की पर्ची बिल्डर से कहे ना केस फाइल कर ले, हम साथ में खड़े होंगे। सारे मीडिया पे खबर चली है, इतने फायरिंग करके गए वो। इतने बड़े शहर के अंदर इक्का दुक्का वाकया होता है तो हम समझते हैं कि उसको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या 2008 से पहले का कराची, 2008 से पहले का कराची में आज फर्क है या नहीं है? बहुत बेहतर है, इंडस्ट्री के एतबार से भी देखा जाए। ये देखिए इंडस्ट्री का उन्होंने तस्करा किया, एक बात ये बताना भूल गए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को पानी, बिजली, गैस, जमीनें के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा मसला है।
लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सर्वाइव कर मसला रही हैं। था, अब नहीं है मेरे ख्याल। अभी भी है, अभी भी है। आपको पता है कि ये जेडीसी की आपकी इतनी बड़ी तंजीम, उसके जफर अब्बास को भत्ते की पर्ची आई 15 करोड़ रुपए की, बंदे पकड़े गए, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। बात वो नहीं है, बात वो है कि कराची की तरफ जो है ना, कराची से पीपल्स पार्टी टैक्स लेना चाहती है। आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड 1 खरब रुपए से ज्यादा उसने टैक्स जमा कर लिया, सबसे ज्यादा पूरे सिंध के अंदर कराची टैक्स देता है, लेकिन कराची की तरफ आप लोगों की हुकूमत की तवज्जो नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कराची, हम समझते हैं कि कराची पाकिस्तान का चेहरा है और उस चेहरे को अच्छा करने के लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अच्छा ना करूं। हम अच्छा करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से हमें करना चाहिए था शायद हम वो करने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे पास वक्त है। इस मेयर के टर्नओवर में इंशाल्लाह इस शहर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, देखो एक कोई भी मेगा प्रोजेक्ट रातों रात नहीं बनती, उसमें टाइम लगता है। जो चीजें बेहतरी की है उसके ऊपर हम कहते हैं कि हम आप बात करें कि बीआरटी की तरह भी 6 साल नहीं लगते भाई मेगा प्रोजेक्ट पे, ये बात भी मान लें। सर बीआरटी के ऊपर 6 साल नहीं लगते। खैर चले मीर साहब, बात ये होती है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सही नहीं होती और इसमें प्लानिंग करने वालों की कुछ नाकस होती है। प्लानिंग जो है गलत की गई। उसके एक सिर्फ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि इस जिस निज़ाम में मैं और आप जी रहे हैं ना, हम समझते हैं कि इस निज़ाम के होते हुए हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, तो मैं एक बिल्कुल संजीदा और सीरियस बात करूँगा कि हम नहीं कर सकते ना। इस तरह के निज़ाम के अंदर रहते हुए जो इस वक्त हमारा और आपका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेहतरी की उम्मीद नहीं हो सकती। जहाँ पर आपने खुद अपने मुंह से कहा कि 1 करोड़ के काम में 60 लाख रुपए कहीं चले जाते हैं, तो 40 लाख रुपए में जो काम हो रहा होता है वो आपके और मेरे सामने है। तो ये बात के ऊपर भी हमें आना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ बात करनी पड़ेगी, तमाम पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है। फैज साहब, प्रोग्राम एंड कर रहे हैं, आप 2 लफ्ज़ आखिरी जुमले बता दें कि क्या कहना चाहते हैं आवाम को या हुकूमत को। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो कराची को या सिंध को दरपेश है। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि टैक्सेशन के इश्यूज फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनको एड्रेस होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और काम चले। यहाँ से लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से। तीसरी बात यह है कि हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी यूथ के ऊपर। देखिए, इतना बड़ा मुल्क की एक बड़ी आबादी यूथ है आज, उसके मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनके लिए वसाइल मुहैया करना चाहिए ताकि वो मुल्क की तरक्की में। ये तो वफाकी सतह पर होगी ना, सुबह बिल्कुल क्या होगी? नहीं, देखिए असल में 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इतनी ज्यादा एम्पावर्ड है और सारा का सारा पैसा आके चीफ मिनिस्टर, तमाम चीफ मिनिस्टर हाउसेज में पार्क हो गया है। वो जैसे चाहते हैं खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ इस सारे मसलों पे तवज्जो देनी चाहिए, एनएफसी को दोबारा रिविजिट करना चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इट इज टू बी डन। जी फरहान साहब, क्या कहेंगे? आखिरी जुमला, टाइम कम है। बस कंक्लूड करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क का वाहिद हल है जमहूरियत, जो कि हमारे आबा अजदाद शुरू से चीखते आ रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत और जमहूरियत। आज़ाद अदलिया, रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है, आज़ाद असेंबली, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यही इसका हल है इस मुल्क का। अगर ये नहीं होगा तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चले जी मीर साहब। सर, मैं आखिरी बात हफीजुल साहब की बात को सेकंड करता चलूँगा कि जो नौजवान है वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और हम सबको मिलकर नौजवानों को मौका भी देना होगा, हमें उनको प्रमोट भी करनी होगी और उनको एजुकेट करना पड़ेगा। लाजमी तो उसके लिए रोजगार का जराए भी पैदा करने होंगे और हफीज साहब ने कहा कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो रोजगार कहाँ मिलेगा, इसकी तरफ भी तवज्जो। इसी शहर के साथ अफराद के हाथों में है, अखबार की तकदीर हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का। चले जी, थैंक यू, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और बात ये है कि हुकूमतें जो है वादा करती हैं, वादा खिलाफी भी करती हैं, लेकिन आपको शहर में काम नजर आएगा। 2028 में इलेक्शन है, 27 में आपको काम नजर आएगा। अभी 25 गुजर रहा है, 26 आएगा, आप 27 में देखेंगे। 27 में देखेंगे कि आपके तरक्याती काम शुरू होंगे, तो उस वक्त तक इंतजार कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें इजाजत दी है, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।